आईटी जय श्री राम में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आज हम देखने वाले हैं अर्न मनाई मूवी 4। शुरुआत में हम एक पंडित जी को देखते हैं और पंडित जी अपनी बेटी के साथ रोड पर मंदिर जा रहे होते हैं। तभी पंडित जी अपनी बेटी को बताते हैं कि बेटी, गांव में माता की बड़ी पूजा होने वाली है और हमें उसमें भी जाना है। उनकी बेटी भी बच्चों की तरह पूछती है कि पापा, इतनी बड़ी पूजा क्यों होने वाली है? तब पंडित जी उसे बताते हैं कि काफी सालों पहले एक बाघ नाम का राक्षस धरती पर रहता था और बाघ किसी भी इंसान को मारकर उसके शरीर को अपने काबू में कर सकता था। जिसके बाद माता जी ने बाघ को पकड़कर एक कलश में बंद कर दिया था और उस दिन से हर 10 साल में गांव में माता जी की पूजा की जाती है, धूमधाम से की जाती है। अब पंडित जी जो बोट चला रहे होते कि तभी उनका चाकू पानी के अंदर रखे कलश में फंस जाता है। पंडित जी अपना चाकू निकाल कर मंदिर की तरफ बढ़ने लगते हैं, पर उसी समय पंडित जी देखते हैं कि उनकी बेटी पानी से मछली निकाल कर खा रही होती है और साथ ही साथ पंडित जी को अपनी बेटी की लाश पानी में तैरते हुए दिखती है। और ये सब देखकर पंडित जी समझ जाते हैं कि उनकी बेटी को बाघ ने मार डाला और उसका रूप ले लिया। और दोस्तों, यहाँ पर हमको पता चलता है कि बाघ को पानी में कैद करके रखा गया था और अब जब पंडित जी का चाकू पानी में रखे उस कलश में लगा तब बाघ पानी से आजाद हो गया। उसके बाद उसने पंडित जी की बेटी को मार कर उसके शरीर पर काबू पा लिया और अब बाघ पंडित जी पर हमला कर देता है। लेकिन तभी पंडित जी अपनी मंत्रों की शक्ति से बाघ की शक्तियों के एक लोटे में बंद कर देते हैं और बाघ से कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को मार डाला, इसलिए आज से तुम मेरे घर में मेरी बेटी बनकर रहोगे। और दोस्तों, यहाँ पर बाघ को जब तक उसकी शक्ति वापस नहीं मिल जाती तब तक उसे पंडित जी की हर बात माननी पड़ेगी। अब यहाँ से हम सर्वनम नाम के एक लॉयर को देखते हैं और सर्वन नाम के पास एक लड़का और लड़की कोर्ट मैरिज करने आते हैं, पर तभी उस लड़की के पापा वहाँ पर अपने गुंडों के साथ आ जाते हैं और जबरदस्ती अपनी बेटी को अपने साथ लेकर जाते हैं। लेकिन उसी समय सर्वानंद उस अंकल के सभी गुंडों को बहुत मारता है और गुंडों को मारने के बाद सर्वानंद उस लड़की और लड़के की शादी करा देते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सर्वानंद उस कपल के लिए लड़ाई क्यों की, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सर्वानंद की सेल्वी नाम की एक बहन थी और सेल्वी भी एक आदमी से प्यार करती थी, पर सेल्वी के माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए, जिसके बाद सेल्वी उस आदमी के साथ भागकर शादी कर लेती है। अब सेल्वी के घर से जाने के बाद सर्वानंद काफी दुखी हो गया था और उस दिन के बाद से सर्वानंद ने ठान लिया था कि वह हर प्यार करने वालों को एक दूसरे से मिलाकर रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि सर्वानंद नहीं चाहता था कि जैसे उसकी बहन घर से भागी वैसे ही कोई दूसरा अपने घर से भागे। अब हम सेल्वी के परिवार को देखते हैं, जिसमें सेल्वी का एक बेटा और एक बेटी होते हैं और बेटे का नाम सर्वानंद होता है और बेटी का नाम शक्ति होता है। और दोस्तों, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सेल्वी के बेटे को हम जूनियर सर्वानंद बोलेंगे। ओके, उसके बाद हम सेल्वी अपने परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी रहती है। अब एक दिन सेल्वी का पति सुबह के समय जॉगिंग कर रहा होता है और रास्ते में उसे रवि नाम का एक लड़का दिखता है। रवि को वीडियो बनाने का बहुत शौक होता है, इसलिए रवि हर समय वीडियो बनाता रहता है। जब हम सेल्वी का पति जॉगिंग कर रहा होता है तो ना उसे तभी सामने एक धुआं आते दिखता है एंड जब जैसे ही सेल्वी का पति धुएं के पास जाता है उसमें से एक हाथ सेल्वी के पति को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके तुरंत बाद ही उसकी डेथ हो जाती है। वो दोस्तों, सेल्वी के पति को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि बाघ होता है। जब अब आपने सवाल जरूर आया होगा कि बाघ को तो पंडित जी ने कैद कर लिया था, तो ये अचानक से कैसे आजाद हो गया, तो इसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगी। अब बाघ सेल्वी के पति का रूप देखकर सेल्वी के पास आ जाता है और उससे क्या पूछता है कि हमारी बेटी किधर है। सेल्वी भी नॉर्मल कहती है कि शक्ति तो बाहर खेल रही है। और दोस्तों, उसी समय गांव वाले सेल्वी के पास आते हैं और बताते हैं कि हमें तुम्हारे पति की लाश मिली है। और फिर सेल्वी घबरा जाती है और भागते हुए अपने पति के पास जाती है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ से सीन चेंज होता है और हम रवि को देखते हैं। रवि को कुएं के पास से कुछ आवाजें आती हैं। रवि जैसे ही कुएं के पास जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर सेल्वी की लाश लटकी हुई दिखती है। और दोस्तों, सेल्वी को मारने वाला भी बाघ होता है। और भैया यहाँ सर्वानंद को दिखाते हैं जो वो अपने घर में बैठा होता है कि तभी वहाँ सर्वानंद के पास आते हैं आदमी, उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन की मौत हो चुकी है। ये बात सुनते ही सर्वानंद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन सर्वानंद को उस आदमी पर कोई भी विश्वास नहीं होता। जब उसके बाद उसके घर जाता के देखता है तो वहाँ पर सर्वानंद को पता चल जाता है कि सेल्वी उसके पति की सच में मौत हो चुकी है। वो बेचारा अंदर से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर वह सेल्वी के बच्चों को अपने साथ रखने का फैसला कर लेता है। कुछ लोग सेल्वी के घर पर ताला लगा देते हैं और बाहर से बंद कर देते, कहते हैं कि सर्वानंद, तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों इस घर पे ताला लगा दिया। तो लोग बताते हैं कि हमारे मालिक ने सेल्वी के पति को एक बंगला बनाने के लिए काफी सारे पैसे दिए थे, लेकिन अब ना तो सेल्वी जिंदा है और न ही उसका पति, इसलिए हमें इस घर को अपने कब्जे में करना होगा। और दोस्तों, यहाँ पर हमको पता चलता है कि सेल्वी का पति एक बिल्डर था। फिर सर्वानंद उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हारे मालिक से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद सर्वानंद उनके मालिक से मिलता है और कहता है, मैं आपके बंगले को बहुत अच्छे से रेनोवेट करवा दूंगा।
और काम होने तक मैं अपने परिवार के साथ आपके बंगले में ही रहूंगा। और दोस्तों फिर बंगले का काम खत्म होने तक मालिक सर्वानंद को बंगले में रहने की इजाजत देता है। अब सर्वानंद देखता है कि शक्ति बहुत बीमार पड़ जाती है बार बार, लेकिन सर्वानंद शक्ति को एक डॉक्टर के पास लेकर जाता है और ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि उस गांव के मालिक की बेटी माया होती है। माया शक्ति को कुछ दवाइयां देती हैं और उसे कुछ समय के लिए आराम करने को कहती हैं। अब रात के समय दिखाते हैं कि जूनियर सर्वानंद उस बंगले में फोन से खेल रहा होता है। तभी उसे कहीं किसी कैमरे पे आत्मा दिखाई देती है एंड आत्मा को देखकर जूनियर सर्वानंद काफी डर जाता है और चिल्लाने भी लगता है। तब उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बंगले के नौकर उसके पास भागते हुए आते हैं, लेकिन वह आत्मा को तो नौकरों को भी परेशान करने लगती है और सभी अंदर काफी ज्यादा देर तक आते रह नहीं है। अब सर्वानंद को अपनी बहन सेल्वी की बहुत याद आती है और सर्वानंद को ये बात भी पता चल जाती है कि सेल्वी ने आत्महत्या नहीं की थी, क्योंकि सेल्वी ने अपने भाई से वादा किया था कि वह जिंदगी में कभी भी आत्महत्या नहीं करेगी। अब रवि सर्वानंद से कहता है कि हमें पुलिस स्टेशन जाकर सेल्वी और उसके पति की मौत की रिपोर्ट करवानी चाहिए। उसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ सर्वानंद इंस्पेक्टर से कहता है कि सर, मेरी बहन ने आत्महत्या नहीं किया, उसे किसी ने मार डाला। लेकिन इंस्पेक्टर सर्वानंद की बातों पर यकीन नहीं करता और उसे कहता है कि मैं पहले बहुत बिजी हूँ, कुछ दिनों के बाद इस गांव में माताजी की पूजा होने वाली है, इसलिए मुझे पूजा की सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। और दोस्तों इंस्पेक्टर सर्वानंद की इस बात पर भी इसलिए भरोसा नहीं कर रहा था क्योंकि सर्वानंद के पास सेल्फी की हत्या का कोई सबूत नहीं था। अब सर्वानंद रवि के घर जा रहा था, जब रास्ते में रवि सर्वानंद से कहता है कि मेरे पास सेल्फी के पति का एक रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है और शायद उससे कुछ रिकॉर्डिंग में कुछ क्लू मिल जाए। फिर रवि सर्वानंद को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है। अब जैसे ही सर्वानंद उस रिकॉर्डिंग को देख रहा होता है ना, तभी उसे वीडियो में एक अघोरी दिखता है। सर्वानंद को तो लगता है कि इस मर्डर के पीछे अघोरी का हाथ है। अब हम अघोरी को देखते हैं जो बंगले के पास खड़ा होता है। उसके बाद माया जब अपने कमरे में सोने जा रही होती है तभी उसे शक्ति के रूप में एक आत्मा दिखती है। माया जल्दी से भागते हुए शक्ति के पास जाती है, पर तब तक वह आत्मा वहां से गायब हो चुकी होती है। अब हम देखते हैं कि सर्वानंद और रवि कार में कि तभी उनके सामने से कोई चीज गुजरती है एंड सर्वानंद जंगल में उस चीज का पीछा करने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रवि को जंगल में सेल्फी की आत्मा दिखाई देती है। रवि भी जल्दी से डर के मारे सारे विंडो बंद कर देता है, लेकिन सेल्वी की आत्मा कार के अंदर आ जाती है और रवि को सीधे मार डालती है। इसके बाद सर्वानंद जब कार के पास वापस आता है तो उसे वहां पर रवि दिखाई नहीं देता। तभी वह देखता है कि रवि का कैमरा जमीन पर गिरा हुआ है और वो जब वो कैमरा उठाकर उसकी रिकॉर्डिंग चेक करता है तो उस कैमरे में उसे वही अघोरी फिर से दिखाई देता है। सर्वानंद को लगता है कि इस अघोरी ने ही रवि को मारा होगा। अगले दिन जब वो बंगले में बैठा होता है तभी माया भागते हुए उसके पास आती है। वो सर्वानंद से कहती है कि मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी एक लड़के से कराना चाहते हैं और उसमें उन्होंने लड़के को मुझसे मिलने के लिए भेजा भी है, इसलिए उस लड़के से बचने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, प्लीज। फिर जब वो लड़का माया को देखने आता है तो सर्वानंद अपने आदमियों से कहकर उस लड़के को वहां से डराकर भगा देता है, जिससे माया की टेंशन दूर हो जाती है। अब सर्वानंद और माया उस मंदिर में जाते हैं जहाँ माता जी की पूजा होने वाली है। वहाँ सर्वानंद देखता है कि एक तरफ माता जी की मूर्ति है और दूसरी तरफ उस बाघ राक्षस की मूर्ति। अब मंदिर में जैसे ही पंडित जी को हम देखते हैं तो पंडित जी की नजर मंदिर के ऊपर रखे कलश पर पड़ती है एंड पड़ता नहीं कलश को देखकर पंडित जी घबरा क्यों जाते हैं और सीधे मंदिर में भागते हुए घर आ जाते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर पंडित जी कलश को देखकर भाग क्यों गए, तो इसका जवाब भी बस कुछ देर में मिलने वाला है। फिर सर्वानंद जल्दी से पुलिस को कॉल करके वहाँ पर बुला लेता है। पुलिस रवि की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सर्वानंद इंस्पेक्टर को बताता है कि रवि की मौत का कारण एक अघोरी है, साथ ही वे अघोरी की रिकॉर्डिंग भी दिखाता है। अब इंस्पेक्टर भी सर्वानंद की बात पर विश्वास कर लेता है। आगे दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सर्वानंद जंगल में उस अघोरी को देखता है। उसको देखते ही दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं। फिर उन्हें उस अघोरी के घर पर में शक्ति और रवि और इंस्पेक्टर की फोटो दिखती है। सर्वानंद तो समझ जाता है कि अब आगे इंस्पेक्टर और शक्ति की मौत होने वाली है। रात के समय की बात होती है कि घर पे नौकर और जूनियर सर्वानंद को फिर से वही आत्मा दिखाई देती है और आत्मा को देखने के बाद सारे नौकर घर के बाहर भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूनियर सर्वानंद काफी जोरों से चिल्लाता है। तभी सर्वानंद भागते हुए जूनियर सर्वानंद के पास आ जाता है और उसे शांत करता है। उसके बाद सर्वानंद सेल्फी के परिवार की डायरी को देखता है। उसमें वो शक्ति का बर्थडे डेट था जो कि 15 जून में है। फिर वह इंस्पेक्टर का बर्थडे चेक करता है। तब पता चलता है कि रवि और शक्ति इंस्पेक्टर का बर्थडे सेम है। सर्वानंद तो समझ जाता है कि अघोरी उन लोगों को मार रहा है जिसका बर्थ डेट 15 जून है। आगे वो माया से कहता है कि तुम शक्ति का ध्यान रखो और मैं इंस्पेक्टर को बचाने जा रहा हूँ क्योंकि इंस्पेक्टर की जान खतरे में है। आगे हम देखते हैं कि बंगले के पास वही पंडित जी आते हैं और माया से कहते हैं कि मैं जानता हूँ
तुम्हारे घर में शक्ति नाम की बच्ची काफी ज्यादा बीमार है और मैं उसको पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ। माया पंडित जी की भी शक्ति के पास लेकर जाते हैं, पर तभी सेल्फी की आत्मा पंडित जी को घर में बाहर फेंक देती है। अब दूसरी तरफ सरवण देखता है कि अघोरी इंस्पेक्टर पर कुछ काला जादू कर रहा होता है। वह कैसे भी करके अघोरी को काला जादू करने से रोकता है, लेकिन काफी रोकने के बाद भी आखिर में इंस्पेक्टर की मौत हो जाती है, जिसके बाद पुलिस वहां पर आकर उस अघोरी को पकड़ लेती है। अगले दिन वो बात तो है, सुबह के समय सारे नौकर बंगले में वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी भी नौकरों को वह आत्मा परेशान कर रही होती है। इसके बाद सर्वानंद और पुलिस ऑफिसर अघोरी को सारी सच्चाई बताने को कहते हैं। तब अघोरी उन्हें बताता है कि सेल्फी, रवि और इंस्पेक्टर को मारने वाला बाघ है। वो पूछते हैं कि ये बाघ कौन है। अघोरी उसे बताता है कि बाघ एक राक्षस है। बाघ किसी भी इंसान को मारकर उसका रूप ले सकता है। गांव के पंडित जी ने उसे बाघ की शक्तियों को एक लोटे में बंद कर लिया था, जिसके बाद पंडित जी ने उस लोटे को मंदिर के ऊपर वाले कलश में रख दिया था। पर जब ये बात बाघ को पता चली कि वो लोटा मंदिर के ऊपर वाले कलश में बंद करके रखा है, तब बाघ एक आदमी को पैसे देकर उस कलश को मंदिर से उखाड़ लेने को कहता है, और उसके बाद इस तरह बाघ को अपनी शक्तियां वापस मिल जाती हैं। वो दोस्तों, जब पंडित जी को मंदिर में कला नहीं मिलती तो वह समझ गए थे कि बाघ आजाद हो चुका है, और इसलिए पंडित जी के मारे जाने पर अपने घर चले गए थे। बाघ ने पंडित जी का पीछा करके उनको भी मार दिया था। और दोस्तों, रवि को सेल्फी ने नहीं बल्कि सेल्फी के रूप में उस बाघ ने रवि को मारा था, और साथ ही साथ जो भी बाघ को रोकने की कोशिश करता बाघ उसे भी मार डालता, और इसलिए बाघ ने सेल्फी और उसके पति को भी मार डाला था, क्योंकि वे दोनों शक्ति की रक्षा कर रहे थे। फिर अघोरी सबको बताता है कि बाघ बस उन लोगों को मारता है जिनका बर्थडे 15 जून होता है, और अगर बाघ ने इसका बर्थडे वाले दिन लोगों को मार दिया तो बाघ हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और अभी तक हमको पता है कि बाघ ने रवि और इंस्पेक्टर को मार डाला, लेकिन शक्ति जिंदा होती है। साथ ही साथ सेल्फी की आत्मा शक्ति के रूप की रक्षा कर रही होती है। अब सर्वानंद पुलिस स्टेशन से आज अपने घर आता है, तो वो अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर कैसे शक्ति को बचा पाए। इसके बाद तो वो बाघ सीधे पुलिस स्टेशन में अघोरी को मारने आ जाता है, क्योंकि अघोरी को भी बाघ को रोकने की कोशिश कर रहा था। अघोरी और बाघ की लड़ाई में अघोरी के हाथ से खून निकलने लगता है। इसके बाद माया अघोरी के हाथ पर दवा लगा देती है। माया जब बंगले में स्कूटी से आ रही होती है तभी सेल्वी की आत्मा माया को बंगले के बाहर फेंक देती है। अभी देखकर तो सर्वानंद सोचने लगता है कि आखिर सेल्वी की आत्मा ने माया को बंगले से बाहर क्यों फेंका। तब सर्वानंद देखता है कि माया के पास एक रुमाल है। उस रुमाल पे किसी का खून गिरा हुआ है, और इस रुमाल को माया बंगले में इसलिए नहीं आने दे रही थी क्योंकि इस रुमाल पर बाघ का खून लगा हुआ था। सर्वानंद माया से पूछता है कि इस रुमाल पर किसका खून लगा हुआ है। माया उसे बताती है कि अभी तो वो अघोरी के हाथ का इलाज करके आ रही थी, तो शायद से ये अघोरी के हाथ का खून लगा होगा रुमाल पर। अब सर्वानंद जल्दी से अघोरी को ढूंढने जाता है, क्योंकि वह समझ चुका था कि अघोरी के अंदर बाघ की आत्मा आ चुकी है। सर्वानंद गाँव के आदमी से अघोरी के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी सर्वानंद को कुछ भी बताने से मना कर देता है और अपने आदमी से कहकर सर्वानंद को वहां से भगाने लग जाता है। लेकिन सर्वानंद तो उस आदमी का इतना मारता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे अघोरी के बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब वो आदमी बताता है कि अघोरी के अंदर बाघ की आत्मा है, और वो बाघ तुम्हारी बहन के शरीर को हमेशा के लिए दुनिया से मिटाने चाहता है, क्योंकि तुम्हारी बहन शक्ति की हिफाजत कर रही है, और इसलिए बाघ अभी तक शक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। सर्वानंद जल्दी से सेल्वी की कब्र के पास जाता है, और तब तक हम देखते हैं कि बाघ काला जादू की मदद से सेल्वी की आत्मा को अपने पास बुला लेता है। उसके बाद तो बाघ और सेल्वी के बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है, और फिर आखिर में बाघ सेल्वी की आत्मा को उसके शरीर में डाल देता है और सेल्वी के शरीर को जला देता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा को मोक्ष मिल जाती है। यहाँ जैसे सर्वानंद सेल्वी की कब्र के पास पहुंचता है तो सेल्वी का शरीर पूरी तरह जल चुका था। तभी उसे सेल्वी दिखाई देती है, और सेल्वी उसे कहती है कि तुम जैसे कैसे भी करके शक्ति को उस बाघ से बचा लो। सर्वानंद सीधे माया को फोन लगाकर कहता है कि तुम शक्ति को लेकर मंदिर में चले जाओ, और मैं मंदिर में आ रहा हूँ। माया भी शक्ति को लेकर मंदिर चली जाती है, और दूसरी तरफ बाघ बंगले में पहुंचता है। तब उस बंगले में काफी ढूंढने के बाद भी शक्ति नहीं मिलती। फिर बाघ बंगले के एक नौकर से शक्ति के बारे में पूछता है, तो वो उसे नौकर बता देता है कि शक्ति मंदिर गई है। बाघ भी जल्दी से मंदिर में आ जाता है और देखता है कि शक्ति माया के साथ है। अब बाघ जैसे ही शक्ति को मारने जा रहा होता है तभी वहां पर सर्वानंद आ जाता है और शक्ति को लेकर तुरंत भागता है। वो सीधे शक्ति को लेकर उस राक्षस की मूर्ति में घुस जाता है, और बाघ भी उस मूर्ति के अंदर चला जाता है। यहाँ बाघ और उसके बीच में काफी खतरनाक लड़ाई होती है। साथ ही साथ अब माता जी की पूजा भी शुरू हो गई थी। अब बाघ शक्ति को मारने वाला होता है कि उससे पहले सर्वानंद शक्ति को लेकर मूर्ति के बाहर कूद पड़ता है, और तभी माता जी की पूजा खत्म हो जाती है। फिर जब बाघ की मूर्ति से कूदने वाला होता है तभी माता की शक्ति उस बाघ को वही मूर्ति में कैद कर लेती है, और हम माता जी को देखते हैं कि वो अपना रूह त्रिशूल लेकर उस राक्षस की मूर्ति की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद माता जी त्रिशूल के बाघ के साथ उस राक्षस की मृत्यु भी हो जाती है, और इसका